हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइन स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड क्लास 10th जो 2026 का एग्ज़ाम है वो फरवरी में होने जा रहा है। ऐसे में एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है, जिसके लिए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स को चालू किया है और ये उसी क्रैश कोर्स का डे 2 है, जिसमें हम लोग क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 3 और 4 को करेंगे। अगर आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, जिसमें हमने आपके हिंदी के ही चैप्टर 1 और 2 के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सभी प्रश्नों को करा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के चैप्टर 3 के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो क्वेश्चन है सभी को हम लोग करेंगे। तो चैप्टर 3 और 4 को आज के इस वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जो कि चैप्टर 3 से है और क्वेश्चन कहता है कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे ये आपके चैप्टर का नाम है और इसके लेखक कौन है, मैक्स मुलर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन गाँव में ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्लेटो और कांट क्या थे। तो प्लेटो और कांट एक महान दार्शनिक थे, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, आपसे क्वेश्चन कहता है हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। तो हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद मैक्स मुलर ने प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का अनुवाद जर्मनी में करवाया था। तो जो मैक्स मुलर थे उन्होंने कालिदास के मेघदूत नाम के जो पुस्तक है उसका जर्मनी में अनुवाद करवाया था। अगला देखिए, अगला आपसे क्वेश्चन कहता है मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने करवाया था। तो मैक्स मुलर ने करवाया था। अगला देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है दारिस नामक सोने से भरा घड़ा किसको मिला था। तो दारिस नामक सोने से भरा जो घड़ा था वो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जो आपसे 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि कौन प्राचीनतम भाषा है, मतलब सबसे पुरानी भाषा कौन है। तो वो संस्कृत है, सभी को पता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम था विल्हेम मुलर। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। और मैं आपको बता दूं मैक्स मुलर जो थे वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिम्पिजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्स मुलर जो थे वो मात्र 16 वर्ष की अवस्था में लिम्पिजिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया था। अगला देखिए, जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि वो क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो उन्होंने 1957 में की थी। तो आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा कहीं और नहीं, हमारे भारत की ही जाति है, आप लोग याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है 172 दारिस नामक सोने के सिक्के कहाँ मिला था। तो 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का जो घड़ा था वो वाराणसी में मिला था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। तो जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला आपसे 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो ये क्वेश्चन जस्ट हमने पीछे किया था कि स्वामी दयानंद ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका जो होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है दारिस क्या है। तो दारिस सोने के सिक्के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है प्लेटो का संबंध किस देश से था। तो प्लेटो जो थे वो एक महान दार्शनिक थे और इनका संबंध था यूनान से, यानी कि यूनान के ये थे। अगला 21 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भारत किसकी भूमि है। तो भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कई अधिक विशाल क्या है। तो यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कई अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और उसका साहित्य। तो आप लोग याद
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सभी को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में ही स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला आपसे 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध जो होता है वो मानव विज्ञान से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शाहनामा का रचना काल क्या है। तो शाहनामा एक पुस्तक है और इसका रचना काल 10वीं से 11वीं सदी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने डॉट डॉट की अवस्था में लिम्पिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो सभी को पता है कि 16 वर्ष की अवस्था में मैक्स मुलर ने संस्कृत की जो अध्ययन है उसको शुरू किया था और ये संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था मेरे ख्याल से 6 अक्टूबर 1823 को हुआ था। खैर मैं इस क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हूँ तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो अशोक ने किया था और अशोक हमारे भारत के बहुत बड़े महान राजा थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। अगेन इस क्वेश्चन में भी मैं कंफर्म नहीं हूँ तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है। तो दक्षिण भारत की जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसमें सबसे पुरानी यानी कि प्राचीन भाषा कौन सी है। तो तमिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार कहता है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं क्योंकि वहाँ के लोग भूभाग परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप में और शुद्ध रूप में मिलते हैं। गांव में ही आत्मा निवास करती है। सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टम, पारस्परिक संबंध आदि में देखने को मिलता है। तो इसीलिए लेखक को ये बात बताना पड़ रहा है कि सच्चे भारत का दर्शन जो है वो गांव में ही हो सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किया गया है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पर्सन के जो यहाँ पे पारसी है उसके धर्म जराठुस्त्र की जो यह शरण स्थल रही है। आज भी यहाँ नित्य मतांतर प्रकट और विकसित होते रहते हैं। इस तरह भारत धार्मिक क्षेत्र में भी विश्व में अलौकिक करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। ऐसा कहना क्या उचित है। ऐसा कहना क्या उचित है। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन है और आपको एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार देंगे कि लेखक ने अपने समय इंग्लैंड से भारत आए नए अधिकारियों को नया सिकंदर कहा है। यह नए सिकंदर भारत के साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राकृतिक तथा गौरवपूर्ण इतिहास से विरासत से अनजान है। तो इतिहास जो है भारत का उससे ये जो अंग्रेज के जो नए अधिकारी थे वो अनजान थे और उन्हीं को सिकंदर कहा गया है। आगे लेखक का अभिप्राय ये है कि लेखक का ऐसा कहना बहुत उचित है कारण इंग्लैंड के उस समय विश्व विजयी था किंतु नए अधिकारियों स्वयं को साम्राज्य में पधारे थे। इसलिए लेखक ने उनकी ओर संकेत था कि विकसित देश होने के बावजूद भारत इतना समृद्ध है कि सिकंदर को भी यहाँ बहुत कुछ अभिजित दिखता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व को बताए हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर कुछ इस प्रकार होगा कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की विशेषता तथा महत्व के बारे में कहा है कि संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति को चिंतन की गंभीर धारा अगवाहन से अज्ञात जानकारी मिलती है। साथ ही साथ मानव हृदय की गहन सहानुभूति सदायता की शिक्षा मिलती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव है वो आपसे ये कहता है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है और क्यों। तो इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा
कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है जिसका समाधान यूरोप के लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। वांछनीय का मतलब होता है अच्छा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, जो आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो ये कहता है कि वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और यह ऐसा किसने कहा है। तो ये हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है कि वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मुलर को कहा गया है, तथा ऐसा कहने वाले भारत के महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद है। तो स्वामी विवेकानंद खुद महान है और उन्होंने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को बताया है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर 3 है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। अब हम लोग चैप्टर 4 यानी कि चैप्टर 4 में प्रवेश करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चैप्टर 4 का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है। तो नाखून का जो इतिहास है वो कहाँ से मिलता है, तो कामसूत्र से मिलता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अल्ककत का अर्थ क्या होता है। तो अल्ककत जो है उसका अर्थ होता है आलता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कालिदास ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आपसे कहता है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज अपराधी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही इस चैप्टर के लेखक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है दधीची के हड्डी से क्या बना है। तो दधीची जो एक मुनि थे और उनके हड्डी से इंद्र का वज्र बना है। तो आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन। और 6 नंबर क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्होंने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ को लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है ललित निबंध क्या है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो चैप्टर है एक प्रकार का ललित निबंध है। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पाठ क्या है। तो आप लोग उत्तर दीजिएगा ललित निबंध है और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी है। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है नाखून किसका प्रतीक है। तो नाखून जो है वो पशुता का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक के फूल जो है वो काफ़ी फेमस रचना है किनकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो जो नखधर मनुष्य है वो आजकल एटम बम पे भरोसा कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन की रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ माना है प्रेम को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी कि नाखून पसंद करते हैं। तो जो गौर देश के लोग हैं वो बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सब पुराने का मुँह वांछनीय नहीं होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ये जो पंक्ति है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ की है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अन्नाम दस का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत क्या है। तो महाभारत पुराण है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुराणों की संख्या 18 होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र नाखून यानी कि नख थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है
नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो ये जो है ये पार्श्विक वृद्धि और संघर्ष चेतना का परिणाम है। अगला प्रमाण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये ललित निबंध है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन है पुरातन मानव का अर्थ क्या है? पुरातन मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव यानी कि पुराना मानव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दत्तल वर्तुकाल आकृतियों का मानव के किस अंग से संबंध है? तो इसका संबंध है मानव के किस अंग से? नख यानी कि नाखून से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे? गौर देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण का अर्थ होता है मोम, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो अशोक की फूल उन्हीं की रचना है। उसके अलावा आपसे कहा जाए तो वान भट्ट की आत्मकथा ये भी उन्हीं की रचना है। साहित्य का हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी उन्हीं की रचना है। लेकिन माटी के मूर्ति ये उनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? तो बड़े बड़े नाखून रखते थे, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से उनके छोटी लड़की ने उनसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है वो पार्श्विक वृद्धि के जीवांत प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है असुरों के पास नहीं थी। तो जो असुर लोग थे यानी कि जो दानव लोग थे उनके पास क्या नहीं थी? लोहे के अस्त्र उनके पास नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो मनुष्य जो है अपने नाखून को बढ़ने नहीं देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपसे कहता है पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? तो पृथ्वीराज राजो जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही संपादन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नामदास का पोथा साहित्य की किस विद्या का रचना है? तो नामदास का पोथा जो है वो उपन्यास है। तो आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एब्सोल्यूट राइट आंसर होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, बाकी इसके बाद आपका वीडियो ये समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगली था उसे उस समय उसकी जीवन के लिए रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। उसे उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। उस समय मनुष्य के पास हथियार नहीं थी तो वह नाखूनों से अस्त्र का काम लेता था। अतः लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना तर्क संगत प्रतीत होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से आप लोग दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा कि नाखून मनुष्य के पार्श्विक वृत्ति का जीवांत प्रतीक है। यह मनुष्य अपनी पशुता को जितनी बार काट दे वो मरता ही नहीं, ठीक है। और उसके अलावा इसलिए नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। यह मनुष्य के पशुत्व होने का प्रमाण है। अपने नाखून को बार बार काटने की प्रवृत्ति उसके मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य की भीतर बर्बर युग के कई अवशेष रह न जाए इसलिए मनुष्य अपने नाखून को बार बार काटता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, मतलब लेखक के आगे कैसे आया? तो इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने उनकी छोटी पुत्री यानी कि छोटी बेटी के द्वारा उपस्थित हुआ। तो जो लेखक की छोटी पुत्री यानी कि लड़की थी उन्होंने ही ये क्वेश्चन लेखक से पूछा था। इस प्रकार प्रश्न के लेखक के विचार करने के लिए आंदोलित किया। तो यह जो प्रश्न था ये लेखक को इस पर विचार करने के लिए आंदोलित किया। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है? उत्तर है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा
प्राकृतिक मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले स्वाभाविक अस्त्र से अभी भी वंचित नहीं किए गए हो। तुम्हारे नाखून भुलाए नहीं जा सकते। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत वाले पशु हो। तुम नाखूनों को चाहे जितना काट लो वो बढ़ते ही रहेंगे। अतः प्राकृतिक मनुष्य को आदि मानव रूप की याद दिलाती है। तो चलिए दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन था। होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ हेल्प मिली हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड की सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।